हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं देशदीपक सिंह। आज हम लोगों की चर्चा का विषय है विस्थापन अभिक्रियाएं। क्लास 10th साइंस के रसायन विज्ञान से विस्थापन अभिक्रियाओं के संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं या विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब सबसे पहले विस्थापन अभिक्रियाओं को हम देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यदि एक अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर आपको कह रहे हैं कि एक अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जो यौगिक है वह एक्वस होना चाहिए या विलयन के रूप में होना चाहिए। फिर जब हम तत्व की बात कर रहे हैं कि कौन सा तत्व किसको विस्थापित कर रहा है तो वह तत्व धातु के रूप में हो सकता है या अधातु के रूप में हो सकता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि एक अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है अथवा अधिक सक्रिय अधातु अपने से कम सक्रिय अधातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। अब यहां पर देखिए कि अगर हम देखें कि यहां पर दो मित्र हैं या दो दोस्त हैं, ए और बी, ए मेटल के रूप में है और बी नॉन मेटल के रूप में है, दोनों चेस खेलना चाहते हैं और तभी तीसरा एक उनका दोस्त जो अधिक बलवान है, अधिक ऊर्जावान है, वह भी गेम खेलने के लिए आ जाता है। तो वह दोस्त या मित्र जो अधिक ऊर्जावान है या अधिक बलवान है वह क्या करेगा, वह अपने से कम सक्रिय दोस्त को वहां से विस्थापित कर देगा और वह चेस खेलना प्रारंभ कर देगा। तो यहां पर देखिए कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ए और बी यह एक यौगिक के रूप में है और यहां पर सी एक तत्व के रूप में है। तो जब ए और बी यह एक अन्य सक्रिय धातु सी के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो सी क्या करेगा, सी यह बी के साथ कंपाउंड बना लेगा या यौगिक बना लेगा और ए को यहां से विस्थापित कर लेगा। तो यही विस्थापन अभिक्रिया है कि एक अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और यौगिक विलयन के रूप में होना चाहिए, तभी विस्थापन की अभिक्रिया आपको मिलेगी या विस्थापन की अभिक्रिया प्राप्त होगी। अब यहां पर देखिए विस्थापन की अभिक्रिया को समझने के लिए या समझने से पहले सबसे पहले हमको सक्रियता श्रेणी के बारे में समझना है। जो रिएक्टिविटी सीरीज है या जिसको एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, उस एक्टिविटी सीरीज को हमको सबसे पहले समझना है। एक्टिविटी सीरीज क्या होती है या सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसमें धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में इन द डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी, उनकी सक्रियता के घटते क्रम में एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब धातुओं या अधातुओं की सक्रियता का पता किस प्रकार से लगाया जाता है, धातुओं या अधातुओं की सक्रियता का पता लगाया जाता है वायु से उनकी क्रिया, जल से उनकी क्रिया, अम्लों से उनकी क्रिया, इन सब क्रियाओं के आधार पर धातुओं की सक्रियता का पता लगाया जाता है। अब इस सक्रियता श्रेणी में आप देखिए कि पोटेशियम सबसे ऊपर है, पोटेशियम सबसे ऊपर रखा गया है और सबसे नीचे यहां पर गोल्ड आपको दिखाई दे रहा होगा या सोना दिखाई दे रहा होगा। बीच में यहां पर हाइड्रोजन रखा गया है। तो जो हाइड्रोजन यहां पर बीच में रखा गया है, हाइड्रोजन के ऊपर जो धातुएं हैं वह अधिक सक्रिय धातुएं हैं और हाइड्रोजन के नीचे जो धातुएं रखी गई हैं वह कम सक्रिय धातुएं हैं। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं रखी गई हैं वह धातुएं जब अभिक्रिया करती हैं अम्लों के साथ तो अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। फिर जो हाइड्रोजन के नीचे रखी गई हैं वह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं और प्रत्येक
टॉप पर रखी गई कोई भी जो धातु है अपने से नीचे वाली धातु को बड़े आसानी से उसके विलयन से विस्थापित कर देती है या डिस्प्लेस्ड कर देती है। और यह सक्रियता में बहुत से तत्व यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। सक्रियता श्रेणी में कुछ ही तत्वों को लेकर के यह श्रेणी बनाई गई है और इस श्रेणी में आप देख रहे हैं कि पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय है और उसके नीचे अन्य धातुएं रखी गई हैं। फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इस तरह से नीचे की तरफ रखे गए हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे रखी हुई धातुओं की सक्रियता कम होती है, हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई धातुओं की सक्रियता अधिक होती है। इस प्रकार से धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती है, उसी प्रकार से अधातुओं की भी अपनी सक्रियता श्रेणी होती है और अधातुओं को भी उनकी सक्रियता के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर हैलोजन ग्रुप को लें, हैलोजन ग्रुप में आप देखेंगे कि फ्लोरीन की सक्रियता सबसे अधिक है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन के बाद आयोडीन आता है। इनको F2Cl2 Br2 NI2 के रूप में लिखा गया है क्योंकि यह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। तो फ्लोरीन की सक्रियता आप देख रहे हैं सबसे अधिक है और यहां पर आयोडीन की सक्रियता सबसे कम है। तो यदि NaCl का विलयन लें, सोडियम क्लोराइड का विलयन लें और उस सोडियम क्लोराइड के विलयन में हम फ्लोरीन प्रवाहित करें तो आप देखेंगे कि फ्लोरीन क्लोरीन को वहां से विस्थापित कर देता है। तो अधिक सक्रिय अधातु भी अपने से कम सक्रिय अधातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। अब विस्थापन अभिक्रिया को बेहतर प्रकार से समझने के लिए यहां पर हमने 3 एक समान मात्रा के बीकर लिए हुए हैं और उन तीनों बीकर में ए, बी और सी यह 3 बीकर लिए गए हैं। इन बीकर में एक समान मात्रा में जल लिया गया, 500 ml ले सकते हैं, 700 ml ले सकते हैं या 1 लीटर ले सकते हैं। एक समान मात्रा में तीनों में हमने जल ले लिया। अब जो बीकर ए है उस बीकर ए में कॉपर सल्फेट मिला दिया, इसी प्रकार से बीकर बी में हमने कॉपर सल्फेट मिला दिया, लेकिन जो बीकर सी था उसमें जिंक सल्फेट मिलाया। तो इस प्रकार से कॉपर सल्फेट का विलयन ए और बी में है और जिंक सल्फेट का विलयन यहां पर सी में है। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये विलयन हमने तैयार किया है और विलयन तैयार करने के पश्चात जो अब यहां पर ए बीकर लिया हुआ है उस ए बीकर में सबसे पहले हमने जिंक डाला और जिंक जब डाला तो जिंक डालने पर देख रहे हैं कि जिंक की अभिक्रिया इसके साथ हो रही है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन प्रारंभ में नीले रंग का था, जब उसमें जिंक डाल दिया गया तो जिंक डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। और यहां पर अभिक्रिया देखने से स्पष्ट है कि जिंक सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। जब जिंक सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित है तो वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और उत्पाद के रूप में जिंक सल्फेट मिल जाएगा, कॉपर यहां से विस्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार से जो बीकर बी लिया हुआ है उस बीकर बी में भी हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया हुआ है और उसमें एक आयरन की नेल या लोहे की कील डाल देते हैं और लोहे की कील डालने के कुछ देर पश्चात उसका परीक्षण करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन करने के पश्चात आपको दिखाई देगा कि यहां पर जो कॉपर सल्फेट का विलयन प्रारंभ में नीला था वह अपना रंग बदल देगा और हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर भी आप देखेंगे कि कॉपर से अधिक सक्रिय आयरन है, तो कॉपर से अधिक सक्रिय आयरन है, इसलिए आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और वह आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर वहां से विस्थापित हो जाएगा। अब तीसरे बीकर को देखते हैं जिसमें हमने जिंक सल्फेट का विलयन लिया हुआ था और जिंक सल्फेट का विलयन जो इस प्रकार से रंगहीन विलयन था, अगर उसमें कॉपर की छीलन डाल देते हैं, कॉपर डाल देते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन जिंक सल्फेट एंड कॉपर। इसका कारण क्या है? कॉपर
कारण यह है कि कॉपर कम सक्रिय है और यहां पर जो जिंक सल्फेट लिया गया उसमें जिंक अधिक सक्रिय है, तो कॉपर यहां पर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यह बात इन तीनों प्रयोगों से समझ में आ गई कि अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। अब हम यहां पर देखते हैं कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किस प्रकार की क्रिया होती है। हम ये जानते हैं कि जब धातुएं, ऐसी धातुएं जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं, ऐसी धातुएं जब अम्लों से क्रिया करती हैं तो अम्लों से क्रिया करके ये हाइड्रोजन को उससे विस्थापित कर देती हैं। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके यह जिंक सल्फेट बना ले रहा है और हाइड्रोजन गैस इस प्रकार से विस्थापित हो जा रही है। इसी प्रकार से जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके यह जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो रही है। अब हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, यह सभी सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अथवा नाइट्रिक अम्ल से सामान्य दशाओं में किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। हैव ए नाइस